सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसका नाम या आखिरी बयान, और इसे लिखा है अजामिल ने। ये कहानी रिटायरमेंट के उस एक दिन के बारे में है जो किसी की पूरी जिंदगी के काम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। कहानी है देवयानी नाम की एक शिक्षिका की। कॉलेज में उनका मतलब आखिरी दिन है। तो क्या ये सेवानिवृत्ति एक सम्मानजनक पड़ाव है जहां किसी के योगदान को सराहा जाता है, या फिर ये किसी को बस ये बताने का एक तरीका है कि अब आपकी जरूरत नहीं रही? चलिए इस कहानी में उतर कर देखते हैं कि एक विदाई समारोह की रस्में, उसके तोहफे और बयान क्या कुछ कह जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है देवयानी मैडम के विदाई समारोह की तैयारियों के साथ। स्टाफ रूम में आप सोचिए पूरी गहमा गहमी है, मिठाइयाँ आ चुकी हैं, फूल मालाओं का इंतजाम हो गया है, और हिंदी के जो अध्यापक हैं दुबे जी और सुमन मिश्रा, वो मिलकर एक सम्मान पत्र तैयार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस कुछ लिख रहे हैं, बाकायदा संस्कृत के भारी भरकम शब्द वो खोज खोज कर डाले जा रहे हैं ताकि वो ज्यादा प्रभावशाली लगे। ऊपर से देखने में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी भी रिटायरमेंट फंक्शन में होता है। और यहीं पर कहानी की सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे गहरी परत खुलती है। ये जो बाहरी तामझाम है, ये जो दिखावा है सम्मान का, और देवयानी के मन के अंदर जो चल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेखक हमें बताते हैं कि देवयानी ने पिछले 10 साल हर रोज 70 किलोमीटर का सफर किया है। वो खुद को एक पैसा कमाने वाली मशीन की तरह महसूस करती रही हैं, और अब जब ये मशीन अचानक रुकने वाली है तो उन्हें खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी घबराहट हो रही है। हाँ। वो सबसे छिपकर अपनी आंखें पोंछ रही हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक रिटायरमेंट के दिन की नहीं है, ये इस बात पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है कि कैसे हमारी रस्में अक्सर असल भावनाओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहती हैं। बिल्कुल। और ये फर्क उनके सहकर्मियों के बर्ताव में भी बहुत साफ दिखता है। एक तरफ कॉलेज का बड़ा बाबू है हरिशंकर यादव। वो बड़ी ईमानदारी और मतलब सीधेपन से कहता है, बहुत बुरा लग रहा है आपका जाना, बेटवा का ब्याह करेंगी तो हमें जरूर दावत देहीगा दीदी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई है कि देवयानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर उसी पल दूसरी तरफ उनकी एक सहकर्मी है सुमन मिश्रा। वो हाथ नचा-चाकर मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे बुढ़िया बुढ़िया, अब नौकरी करके आप क्या करेंगे, घर बैठिए। एक ही जगह पर दो कितने अलग अलग चेहरे हैं। और देवयानी का इस पर कोई जवाब ना देना, ये उनके किरदार की गहराई दिखाता है। वो मन में सोचती हैं, कीचड़ में पैर रखने से पैर ही गंदे होते हैं, और चुप रह जाती हैं। यह उनकी गरिमा को दिखाता है, उनके स्वाभिमान को। वो जानती हैं कि कुछ लोगों की छोटी सोच से बहस करके उन्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन सुमन मिश्रा का जो किरदार है वो बहुत दिलचस्प है। वो सामाजिक पाखंड को दिखाती हैं, जहां लोग मुंह पर कुछ और होते हैं और रस्मों में कुछ और। तो अब समारोह की शुरुआत होती है। प्रिंसिपल साहब देवयानी को मंच पर बुलाते हैं। कहानी में एक छोटी सी लेकिन बहुत मार्मिक बात लिखी है कि 10 साल में ये पहली बार था। पहली बार? हाँ, जब प्रिंसिपल ने उन्हें इतने आग्रह से अपने पास बिठाया था। देवयानी घबराई हुई है, उनका गला सूख रहा है, उन्हें इस तरह के अटेंशन की आदत ही नहीं है। और फिर वही सुमन मिश्रा, हाँ, जो कुछ देर पहले उन्हें बुढ़िया कह के चिढ़ा रही थीं, अब उनके गले में गेंदे की माला डालकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। इतना नाटकीय है कि सारा माहौल भारी हो जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आया, क्या ये उसका अपराध बोध है या समाज के सामने सिर्फ एक दिखावा? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये दोनों का मिला जुला रूप है। ये एक तरह का परफॉर्मेटिव इमोशन है। हमारे समाज में ऐसी रस्मों पर एक खास तरीके से व्यवहार करने का दबाव होता है ना? आपको दुखी दिखना है, आपको सम्मान दिखाना है, भले ही आप अंदर से कुछ भी महसूस न करते हों। सुमन मिश्रा का रोना शायद देवयानी के लिए कम और वहां मौजूद बाकी लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा था। वो अपनी भूमिका निभा रही थी। खैर, इस दिखावे के बाद जो होता है वो देवयानी को एक अपमान जैसा महसूस होता है। उन्हें तोहफे दिए जाते हैं। और तोहफे क्या है? गीता, रामायण, एक छाता, एक टॉर्च, 2 चादरें और एक लोटा। इन तोहफों की लिस्ट पर जरा रुककर सोचना चाहिए। ये कोई विदाई के तोहफे नहीं है, ये रिटायरमेंट का एक सर्वाइवल किट है। सही कहा। ये तोहफे देवयानी की पहचान को एक शिक्षिका से बदलकर एक बुजुर्ग महिला में सीमित कर रहे हैं। संदेश बहुत साफ है, आपकी पेशेवर जिंदगी खत्म, अब आपका काम बस धर्म कर्म करना, छाता लेकर निकलना और टॉर्च की रोशनी में अपना रास्ता खोजना है। लेखक ने यहाँ जो लिखा है वो दिल पर लगता है। देवयानी को महसूस होता है कि ये उनकी विदाई नहीं बल्कि 13वें भोज के बाद विदा किया जा रहा है। मतलब उन्हें जीते जी मृत घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। कितना भयानक एहसास होगा ये।
और इसके बाद जब भाषणों की बारी आती तो मामला और भी अजीब हो जाता है। जब लोगों से देवयानी के बारे में कुछ कहने को कहा जाता है तो 1 मिनट तक सन्नाटा छाया रहता है। खामोशी। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलता, जैसे किसी के पास उनके 40 साल के काम के बारे में कहने को एक शब्द भी ना हो। और ये सन्नाटा प्रिंसिपल के भाषण से भी ज्यादा चुभने वाला है। प्रिंसिपल साहब जब बोलना शुरू करते हैं तो वो देवयानी के काम की तारीफ तो करते हैं, लेकिन फौरन ही सारा मामला सरकार के नियमों पर डाल देते हैं। वो अफसोस जताते हैं कि देवयानी को न को पेंशन मिलेगी और न ही कॉलेज से कोई आर्थिक मदद। वो कहते हैं सरकार ने कुछ किया होता तो। ये एक तरह से संस्थागत कायरता का क्लासिक उदाहरण है। अच्छा। वो तारीफ के 2 मीठे बोल बोलकर अपनी और संस्था की सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम प्रिंसिपल पर ज्यादा सख्त हो रहे? वो भी तो सिस्टम का एक हिस्सा ही है। शायद उनके हाथ में सच में कुछ ना हो जैसा वो कह रहे हैं। हो सकता है कि आर्थिक मदद के मामले में उनके हाथ बंधे हों, लेकिन सम्मान देने के मामले में तो उनके हाथ नहीं बंधे थे। सही बात है। तोहफों का चुनाव, समारोह का माहौल, लोगों को उनके बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब तो उनके हाथ में था। उन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना। सिस्टम को दोष दो और आगे बढ़ो। उन्होंने देवयानी को एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक फाइल के तौर पर देखा जिसे नियमों के अनुसार बंद करना था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। दुबे जी देवयानी से आग्रह करते हैं कि वो भी 2 शब्द कहें। देवयानी, जो कभी माइक पर नहीं बोली, जिनके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो हिम्मत करके माइक के सामने जाकर खड़ी होती हैं। और जो वो कहती हैं वो किसी का धन्यवाद नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक चार्जशीट है। बिल्कुल। उनका भाषण कोई रटा रटाया भाषण नहीं है। वो सालों से अंदर दबे हुए दर्द और गुस्से का एक विस्फोट है। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले वो कहती हैं, इस देश में सेवानिवृत्ति बहुत अपमानजनक है। ये गाली जैसा है। गाली जैसा? हाँ। वो कहती हैं कि रिटायर होते ही समाज और परिवार इंसान को नाकारा मान लेता है। ये एक बहुत कड़वा सच है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। फिर वो अनुभव की बर्बादी पर सवाल उठाती हैं। ये बात मुझे बहुत दमदार लगी। वो कहती हैं कि जब इंसान अपने अनुभव से सबसे ज्यादा परिपक्व और ज्ञानी होता है तभी सरकार उसे रिटायर करके घर बिठा देती है। उसके अनुभव का लाभ देश को क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। सरकार एक शिक्षक को तैयार करने में करोड़ों रुपए और कई दशक लगाती है, और जब वो शिक्षक ज्ञान और अनुभव के शिखर पर होता है तो उसे अनुपयोगी मानकर किनारे कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज और देश का नुकसान है। हम अपने सबसे कीमती ह्यूमन कैपिटल को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर वो सबसे तीखी और यादगार बात कहती हैं, ये सरकारी स्तर पर मेरी हत्या की साजिश है। ये लाइन सुनकर तो वहां सन्नाटा छा गया होगा। यकीनन। इस एक लाइन के वजन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ नौकरी छूटने का दुख नहीं है। हत्या शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि ये उनकी पेशेवर पहचान, उनके उद्देश्य और उनके आत्मसम्मान को खत्म करने की एक साजिश है। अच्छा, नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होती, वो हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। उस पहचान को छीन लेना एक तरह की सामाजिक हत्या ही है। और फिर वो उस एक वाक्य से पूरी बाजी पलट देती हैं। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अनुभवी होता है। इस एक लाइन से वो रिटायर्ड के उस अपमानजनक ठप्पे को उतार फेंकती हैं और अपनी पहचान को फिर से स्थापित करती हैं। वो कह रही हैं कि आप मुझे कागज पर रिटायर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान और अनुभव को उसको मुझसे नहीं छीन सकते। सही बात है। ये उस पूरे समारोह को अपने काबू में लेने जैसा था। जो मंच उनकी बेआवाज विदाई के लिए सजाया गया था, उन्होंने उसे अपने विरोध का, अपनी आवाज का मंच बना दिया। और उनका आखिरी कदम इस विरोध को पूरा करता है। वो समारोह में मिले सारे तोहफे, वो गीता, रामायण, लोटा, सब कुछ चपरासियों में बांट देती है। ये सिर्फ चीजें बांटना नहीं था, ये उस पूरी अपमानजनक रस्म और उसके प्रतीकों को पूरी तरह से अस्वीकार करना था। वो कह रही थी, ये लीजिए अपनी दिव्य पहचान, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इस जबरदस्त भाषण के बाद देवयानी कॉलेज से बाहर निकलती हैं, अपनी जानी पहचानी दुकान पर चाय पीती हैं, और कहानी में लिखा है कि उनका मन हल्का हो चुका था। अपना सच बोल देने में वाकई एक आजादी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस अपमानजनक समारोह के बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अपना सच बोलकर उन्होंने अपनी गरिमा वापस पा ली। लेकिन अजामिल कहानी को यहाँ एक उदास या गुस्सैल मोड़ पर खत्म नहीं करते। वो कहानी में एक और मोड़ लाते हैं। कर जमा किए गए
1 लाख रुपए का चेक होता है। और साथ में प्रिंसिपल साहब का एक खत भी है जिसमें लिखा है, देवयानी दीदी, आपको खाली हाथ कॉलेज से जाते देखकर हमें बहुत दुख हुआ था। आपका कुछ भी कष्ट कम होगा तो हमें खुशी होगी। ये आखिरी घटना इस कहानी को एक नया आयाम देती है और इसे और भी ज्यादा जटिल और मानवीय बना देती है। कैसे? मुझे तो ये लगा कि शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये एहसास कैसे और कब हुआ। देखिए, संस्था के तौर पर कॉलेज पूरी तरह फेल हो गया। औपचारिक विदाई जो सबके सामने हुई वो खोखली थी, अवैयक्तिक थी और अपमानजनक थी। लेकिन संस्था के अंदर के जो लोग थे, वही सहकर्मी जो समारोह में चुपचाप बैठे थे, उन्होंने बाद में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर एक सार्थक और सम्मानजनक कदम उठाया। मतलब? जो काम सिस्टम नहीं कर पाया, वो लोगों के आपसी संबंधों ने कर दिखाया। बिल्कुल, ये कहानी संस्थागत नियमों की ठंडक और मानवीय संबंधों की गर्मजोशी के बीच का फर्क दिखाती है। जिन लोगों ने समारोह में चुप्पी साध रखी थी, शायद वो उस औपचारिक माहौल में कुछ कह नहीं पाए, लेकिन देवयानी के भाषण ने उन्हें झकझोर दिया। उनके भाषण ने एक असहज सच को सामने ला दिया था और उसी सच ने उन लोगों को कुछ वास्तविक करने के लिए प्रेरित किया। संस्था ने देवयानी को निराश किया, लेकिन उनके साथियों ने नहीं। तो हमने एक आम सी दिखने वाली रिटायरमेंट पार्टी की कहानी से शुरुआत की थी और ये अनुभव, पहचान और गरिमा पर एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खत्म हुई। देवयानी की कहानी रिटायरमेंट को एक अंत के रूप में देखने की धारणा को सीधी चुनौती देती है। हाँ, और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रिंसिपल ने अपने पत्र में लिखा कि उन्हें देवयानी को खाली हाथ जाते देख दुख हुआ। लेकिन देवयानी के भाषण ने यह साफ कर दिया था कि वो खाली हाथ नहीं जा रही थी। वो अपने साथ 40 वर्षों का अनमोल अनुभव लेके जा रही थी। बिल्कुल। तो असल सवाल यह है कि नुकसान में कौन है, देवयानी या वो व्यवस्था जो ऐसे अमूल्य अनुभव को नजरअंदाज कर देती है? शायद श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बिंदु हो सकता है, हम अपने सिस्टम में, अपने दफ्तरों में और अपने समाज में उन लोगों के ज्ञान और अनुभव को कितना महत्व देते हैं जिन्हें रिटायर्ड मानकर किनारे कर दिया जाता है।